दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 50वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 1 फरवरी को 11:45 से 12:45 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल आपको कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे 9,504 रुपए में बेचा जाता है, उसका अंकित मूल्य कितना हो। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, जब कभी भी बाद का मान देकर के पहले का मान आपसे पूछा जाए तो पहले के मान को हमेशा x मान लीजिए। अब अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है तो x हमने मान लिया। 10 की छूट मतलब मामला कितने का है, 90 का, और 12 की छूट मतलब मामला कितने का है, 88 का, और फाइनल जो वैल्यू विक्रय मूल्य हुआ है वो हो गया है 9,504। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 9 से देखते हैं, 5 4 9 9 18 कट जाएगा। 9 1 कम 9, आग न पहुंचे लब्धे शून्य, 9 पना 45, 6 9 5 9 छक्का। ठीक है, अब ये देखिए ये 11 से कट रहा होगा, 11 8 88, 11 नहीं है 99, 11 छक्के 66, 12 8। ठीक, तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, ये 10 यहां जाएगा और ये 100 यहां जाएगा, मतलब 12 के बाद कितने जीरो, 3 जीरो, मतलब जो अंकित मूल्य है वो है आपका 12,000 रुपए, दिया गया है ऑप्शन पर 2। ठीक है, यहां पर मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि आप लोग थोड़ा सा 2-3 चीजों की प्रैक्टिस बनाइए। जैसे 10% का मान कितना होता है 1/10, 12% का मान कितना होता है 3/25। ठीक है, अब दोनों छूट का मामला मतलब मामला हुआ है 10 से 9 और फिर मामला हुआ है 25 से। ठीक है, 2 से 11 कैंसिल, 2 पंचे 10, मतलब पूरा मामला है 125 से, और 99 की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 9,004 रुपया। अब ये 11 से कटेगा तो 11 नहीं है 99, 11 8 88, 11 8 88, 88, 7 बचेगा, 11 छक्के 66, 4 बचेगा, 11 चौके 44, 9 से काट देंगे, 9 9 81, 5 बचा, 9 छक्का 54, मतलब इसमें कितने का गुणा करना है 96 का, और 125 को अगर मैं 8 दे दूं तो वो 1000 हो जाता, तो 12 8 96 मतलब 12, और 1000 हो गया, मतलब वैल्यू कितनी हो गई 12,000। ठीक है, तो दोनों तरीके आपके सामने हैं, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते। अब मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि ये वाला जो तरीका है, ये तरीका चूंकि हर जगह काम आता है, इसलिए बेहतर ये कि आप इस तरीके की थोड़ी सी आदत डालें। देखिए ये जो मैं बोल रहा हूं 125 और 96 का गुणा, यहां आप देखिए 125 गुणे 96 है, 125 को जरूरत होती है 8 की, और 8 का गुणा कर देने के बाद ये बन जाता है 1000, और 1000 में 12 का गुणा करेंगे तो उत्तर हो जाएगा 12,000। ये लगाने की बात कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पर आप सारे सवालों को वैसे ही लगाइए। देखिए यहां पर मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि अगर छूट का मामला प्रतिशत में देके प्रतिशत में पूछा जाए तो फॉर्मूला a + b - ab/100, लेकिन यहाँ प्रतिशत का मामला नहीं था, रुपया देखिए रुपया पूछा हुआ था, इसलिए हमने सवाल को इस तरीके से लगाया। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, दो संख्याओं का महत्तम 6 है, लघुत्तम 100 एंड 100 है, एक संख्या 4218 है, दूसरी संख्या, इसमें तो आप लोगों को सिंपल फॉर्मूला है कि LCM गुणे HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए पहली संख्या आपको कितनी दी गई है 4218, दूसरी संख्या को मैं x मान लेता हूं। LCM कितना दिया गया है 25, 30, 80, और HCF कितना दिया गया है ये आपका है। अब आपको इसी को हल कर देना है। देखिए अगर मैं इसको हल करूं तो 6 से पहले मैं अगर काटूंगा तो 6 7 42, 0 6 3 कट, 703 आ जाएगा, 703 आ जाएगा, 4218 ही दी गई है ना, 703। अब मुझे 703 में इसका भाग देना है, 703 में इसका भाग देना है, तो ये लगभग 7 3 21 वाला मामला तो यही है, 3 ये होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं 703 में इसका गुणा करूंगा तो 36 तिहाई 108,
ठीक है, 36 तिहाई 108 और 36 सत्ते तो 7 छंग 42, 7 तिरिक 21 और 4 25, एक जुड़ जाएगा 253, 25 30 और 80, बिल्कुल सही। मतलब अगर आप इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 36 बार, जीरो और लगा हुआ 360, मतलब जो दूसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी 360, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। अब मैंने डायरेक्ट इसको कैसे लगाया, मैंने 36 का ही गुणा क्यों किया, देखिए यहां पर 700 था, यहां पर कितना था 25, 7 चौक 28 ज्यादा हो रहा है, 7 दूनी 14 बहुत छोटा हो रहा है, 7 एक कम 7 और भी छोटा हो रहा है। तो जो मामला फिट वाला है वो कौन सा दिख रहा है मुझे, 36 वाला। किसका मामला दिख रहा है, 36 वाला। 36 वाला मामला दिखा तो मैंने गुणा करके देखा तो 36 से आई 108 तो 08 तो हो ही गया, एक हासिल में बचा। 36 में 7 का गुणा किया 252 आया, एक जोड़ दिया 253, 253 08, 253 08, जीरो लास्ट में बचा हुआ था इसलिए शून्य लगा दिया। उत्तर कितना हो गया 360। बात करते हैं अगले सवाल की, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। देखिए अभी सवाल क्या दिया हुआ है, 3/5, 7/10, 11/15, 13/20। यहां पर जो हर है काफी अच्छा दिया हुआ है, इसको मैं दो तरीके से बताता हूं। पहला तो एक बेसिक तरीका है, 5 10 15 20, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। बेसिक तरीका इसमें ज्यादा इजी पड़ेगा। 5 का भाग देंगे 12 बार जाएगा, 12 तिहाई। 10 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 में 7 का गुणा करेंगे 42। हर का भाग देके अंश का गुणा, 15 चौके 60, 11 चौके 44, 20 तिहाई 60, 13 तिया। ठीक है, अब देखिए इनमें पूछा क्या है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है 44, मतलब सबसे बड़ी हो जाएगी 11/15। उत्तर हो जाएगा मेरा ऑप्शन पर 3। ठीक है, अब अगर कभी भी ऐसा आ जाए कि यहां पर भिन्न अलग अलग टाइप के, इस पर्टिकुलर सवाल के लिए ये तरीका सही है, लेकिन अगर ये अलग अलग अंतर वाले सवाल जब कभी भी आते हैं तो इनको लगाने का एक तरीका और रहता है। देखिए इसका अंतर कितना है 2, इसका अंतर कितना है 3, इसका अंतर कितना है 4 और इसका अंतर कितना है 7। इन्हीं का आप एलसीएम निकाल लो। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए ये तो इसके अंदर शामिल है, 4 तिहाई 12, 12 सते 84। ये डाटा थोड़ा सा वो है, 2 का भाग 84 में देंगे तो कितना बचेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, मतलब कितना बचेगा 42। तो 42 में हर का गुणा कर दिया 3 आएगा। फिर देखिए 3 का भाग 84 में देंगे 28 आएगा, मतलब 7 गुणे 28। 4 का देंगे तो कितना आएगा 21 आएगा, तो 11 गुणे 21। 7 का देंगे तो 12 आएगा, तो 13। ठीक है, अब देखिए 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 1 2 1 3 2, यहां करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 1 कम 13 और 2। यहां भी देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, लेकिन इस पर्टिकुलर सवाल के लिए यह तरीका ज्यादा सही है। क्यों सही है, क्योंकि हर बहुत ही खूबसूरत। लेकिन यही सवाल अगर कुछ ऐसे आ जाए, जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया गया होता 83/88, ठीक है, फिर आपको दे दिया गया होता 91/94, फिर आपको दे दिया गया होता 73/77 और फिर आपको दे दिया गया होता 61। अब यही सेम फर्क है, 2 का नहीं, सॉरी 2 का नहीं है, 85 का। यहां कितने का फर्क है 2 का, यहां कितने का फर्क है 3 का, यहां 4 का। लेकिन अब इस सवाल को लगाने के लिए ये वाला तरीका बेस्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे जो आपका हर है इनका एलसीएम निकाल पाना बहुत टेढ़ी खीर। लेकिन इस पर्टिकुलर सवाल में चूंकि 5 10 15 और 20 है, इसलिए यहां पर ये सवाल, ये तरीका हरों का एलसीएम निकाल करके लगाना ज्यादा इजी पड़ रहा है। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसा गाल वैसा ही तमाचा, मतलब जैसा सवाल उसी के अकॉर्डिंग ही आपको जाना है। कोई भी एक तरीका आपका सारे सवालों पर फिट नहीं हो सकता। सवाल की जो रिक्वायरमेंट है, सवाल की जो डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सवाल करना है। जहां सुई काम करती है वहां तलवार नहीं चलती, और जहां तलवार काम करती है वहां सुई नहीं चलती। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है,
मोहन और सोहन एक ही स्थान से 8 किलोमीटर प्रति घंटा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। ठीक है, मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो 4.5 घंटे के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी, देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मामला है एक ही दिशा में जा, एक ही दिशा में जा रहे। दूरी आपसे पूछ रहा है, उत्तर तो ऐसे 4.5 किलोमीटर ही होगा क्योंकि 4.5 घंटे के बाद। ठीक है, तो दूरी बराबर होता क्या है भाई? दूरी बराबर होता है चाल और गुणे समय। अब देखिए, क्योंकि चाल क्या है, एक ही दिशा है, तो चाल क्या होगी यहाँ पे घटेगी 60, और समय कितना दिया हुआ है 4.5, कोई डाटा भी बदलने वाला नहीं है, तो 1 गुणे 4.5 मतलब उत्तर हो जाएगा 4.5। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है, आप इसको पढ़ते पढ़ते भी आंसर टिक कर सकते। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का स्कोर 12, 9, 52, 34, 30, 22, 0, 56, 16, 27 और 72 है। टीम का औसत स्कोर। चलिए इसमें मैं कुछ आपको नया समझाने की कोशिश। 12, 9, 52, 34, 30, 22, 56, 16, 27। ठीक है, 22 के बाद 0 भी है यहाँ, 0, ध्यान रखिए। इनका औसत निकालना है। अब देखिए कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 पारियां हैं। अच्छा 11 खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब अगर मेरे को इसको जोड़ना है, इसको अगर जोड़ना है तो जोड़ेंगे कैसे? पहली बात तो इनका जो स्कोर है ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 99। अब और किसको जोड़ दें जो आसानी से जुड़ जाए, तो 12 और 9 21, इनका कितना हो जाएगा 21, 21 और 99 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहां देखिए 4, 2, 6, 6, 2, 8, 6, 14 और 6, 20, 2 बचेगा, 5, 2, 7, 3, 10, 3, 13, 2, 15, 5, 20 और 1, और प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 330। 11 खिलाड़ियों का है तो बटे 11 मतलब उत्तर हो जाएगा 30, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। औसत बराबर वैसे भी क्या होता है, योग बटे संख्या, तो योग कितना आ रहा है हमारा 330 और संख्या कितनी आ रही है 11। अब जोड़ने का जो मामला है उसको आप अपने तरीके से कैसे भी जोड़ सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं। बात करते हैं अगले सवाल। कपिल, मोहन और राजू एक कार्य को अलग अलग 18, 36 और 54 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम शुरू किया। मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ा, राजू ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ा, वह समय ज्ञात करें जिसमें काम। सवाल काफी दिनों के बाद आया। इसे मैंने आप लोगों को याद कीजिए, शुरुआत के पेपर्स में इस तरह के सवाल आ रहे हैं। इसमें काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ा जाता था या काम खत्म होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ा। मैंने आपको बताया था जब बाद में काम छोड़ने की बात है, काम शुरू हुआ कुछ दिन बाद काम छोड़ा गया, तो उस काम को कुल काम में से घटा दीजिए। और अगर खत्म होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ा गया, बेचारा मजबूर रहा होगा, ठीक है चला गया क्योंकि वो तो काम खत्म करना चाहता था, तो ठीक है भाई एक भाई हमारा चला गया तो उस भाई का काम हम करेंगे। मतलब अब क्या करना है, अगर पहले वाले शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो आपको करना यह है कि उसका जो काम है वो टोटल काम में जोड़ दीजिए। ठीक है, अब पहले तो हम सवाल में इफिशियंसी की बात देखिए। कपिल, मोहन और राजू, काम ये कर रहा है 18, 36 और 54। 18 दूनी 36, 18 त्याई 54, मतलब इसका जो वर्क है, इसका जो एलसीएम है वो कितना है 108। ठीक है, इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी 6, 3। ठीक है, अब मोहन ने काम शुरू होने से काम पूरा होने से 8 दिन पहले, इसने कब काम छोड़ा है 8, मतलब इसने काम छोड़ा 3 गुणे 8, मतलब मामला कितने का है 24। इसका 24 काम है जो दूसरे भाई लोग करेंगे। राजू ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले, ये कितने दिन पहले काम छोड़ रहा है 6 दिन पहले, मतलब ये बेचारा कितना काम करता कर रहता, तो 12। कितना काम करता 12 काम। तो अब जो हमारा टोटल वर्क रहेगा, जो टोटल वर्क रहेगा वो हो जाएगा 108, 24 प्लस 12, 24 प्लस 12, 8 4 12, 12 2 14, 1
10 से 11, 2 13, 13 और 1 14। अब हमारा जो काम है वो टोटल काम कितना हो गया है 144। और इन तीनों की जो क्षमता है ये कितनी है 11 बटे कितना हो जाएगा 11, 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 त्याई 33, 1 बचेगा, दशमलव 13.01 11 नहीं है 99 09। ठीक है, लगभग पूछा हुआ है मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा 13 दिन। ठीक है, देखिए 14 दिया भी नहीं है, वैसे भी 14 13.1 है, ये 13 के ज्यादा नहीं। यहाँ पर हमें केवल एक ही बात याद रखनी है कि अगर काम शुरू होने के बाद काम छोड़ा जा रहा है तो वो टोटल वर्क में घटेगा, और अगर पहले शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है तो वो टोटल वर्क में जुड़ेगा। और क्षमता निकालने के लिए आपको तीनों की अलग अलग समय दिया गया होता है। बात करते हैं अगले सवाल की। एक विक्रेता 20 सेव 300 रुपए में खरीदता है, 15 सेव 300 रुपए में बेचता है। 300 का लाभ अर्जित करने के लिए कितने सेव खरीदे और बेचे जाए? नए ट्रैक। अगर लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया होता, या दो तरह से चीजें पूछी जाती है। अगर लाभ प्रतिशत पूछा गया होता, देखिए यहाँ पे ये भी 300 रुपया है, ये भी 300 रुपया है। अगर मेरे से लाभ प्रतिशत पूछा गया होता तब मैं क्या करता? देखिए 20 सेवों का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है? 15 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर। मतलब CP/SP बराबर हो जाता 15/20, मतलब 3/4। मतलब लाभ हुआ 1 का 3 पर। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाता 1/3 गुणे 100। मतलब मैं सीधा सीधा बोल देता 33 सही। लेकिन ये कब की बात मैं कर रहा हूं? अगर लाभ प्रतिशत पूछा गया होता तो। अगर वस्तुओं की संख्या पूछी जाती है तो आप ध्यान रखिएगा कि हमें मूल्य को बराबर नहीं करना है, हमें बराबर करना है किसको? वस्तुओं की संख्या। मतलब आपको बराबर किसको करना है? इसको एक काम करते हैं, ये तो पूछा ही नहीं गया है, ये नहीं पूछा गया तो इसको तो हटा ही दे। देखिए वस्तुओं की संख्या को बराबर करना, किसको बराबर करना है? वस्तुओं की संख्या को बराबर करना। ये है आपका मामला। अब देखिए जो सीपी है आपका, सीपी है आपका, क्वांटिटी कितनी है 20 और रुपीज में कितना है? ठीक है, जो एसपी है आपका, क्वांटिटी कितनी है 15 और ये कितना है? ठीक। अब हमें इसको बराबर करना है। बराबर करने के लिए या तो मैं इनका एलसीएम निकाल लूं, 15 और 30 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 होगा। 3 का गुणा ऊपर 4 का गुणा, एक तरीका तो ये। लेकिन यहां पर हमें एक चीज दिख रही है, और वो क्या दिख रही है? इसको भी 5 बनाया जा सकता है, इसको भी 5 बनाया जा सकता है, और ये वाले डाटा भी कट रहे। अगर मैं इसको 4 से काटूं तो 5 बार कटेगा, 75 रुपये। ये 3 से अगर काटेंगे तो 3 बचे 15, और ये कितना आ जाएगा? ठीक है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता था। देखिए 20 और 15, यहां भी 300 है, यहां भी 300 है, इनको बराबर करना है तो इनका जो एलसीएम है वो 60 हो जाता। तो मैं यहाँ कितने का गुणा मारता? 3 का, और यहाँ कितने का गुणा मारता? 4 का। मतलब 60 रुपया में वो सॉरी, ये भी 900 हो जाता, इसको भी करते तो ये भी 60, और ये कितना हो जाता? अब यहाँ देख लीजिए कितने का अंतर है? 300 का। वही आपसे पूछ रहा है वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाती? यहाँ पे ये चीज डायरेक्ट निकल गई। यहाँ आप देखिए 75 में खरीदा, 100 में बेचा, मतलब जो लाभ हुआ वो लाभ कितने का हुआ? 25 रुपए का लाभ कितने वस्तुओं पर हो रहा है? 5। आपको लाभ चाहिए कितने का? 300 का। मतलब कितने का गुणा हो रहा है? 12 का। यहाँ भी आप 12 का गुणा मार दीजिए, 12 पंचे 60। तब कितनी वस्तुएं खरीदी बेची गई हैं? 60। ठीक है, यहाँ पे आप करते, ये तरीका भी है, ये तरीका भी है, चीजें मैंने वही की है। वस्तुओं की संख्या को हमें बराबर करना है, वस्तुओं की संख्या को हमें बराबर करना है। ये आपका सीपी था और ये आपका। ठीक है, क्रय मूल्य 900 तो विक्रय मूल्य 1200। यहाँ लाभ सीधे सीधे 300 रुपए दिख गया। यहाँ पर लाभ मुझे कितना दिख रहा है? 25 रुपए का, और इस लाभ को बनाना कितना है? 300 रुपए। मतलब मेरी जरूरत ये थी कि मैं 12 का गुणा करूं,
तो 5 वस्तुओं का मामला था, इसलिए 12 पंचे 60। बात करते हैं अगले सवाल। 9% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि होने वाले 30,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 5,643 रुपए बनता है, तो समय अवधि ज्ञात करें। ठीक है, 3 नंबर 27, 27 दूनी 54, उत्तर तो 2 होगा। क्यों मैंने डायरेक्ट लगा दिया ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मामला मैंने आप लोगों को दो बातें बताई थी कि जब 2 वर्ष का मामला होता है तो सीआई का मामला रहता है 2 और 1 का। जब 3 वर्ष का मामला रहता है तो मामला होता है 3, 3 और 1 का। जब 4 वर्ष का मामला रहता है तो मामला हो जाता है 4, 1, 3, 3, 6, 3 और 1, 4, 6, 4। ठीक है, जब 5 वर्ष का मामला रहता है तो यहाँ 5 और यहाँ 1 आप रख लीजिए, 6, 4, 10, 6, 4, 10, 4, 1, ये सीरीज आप चलती है सीआई में। इसके लिए ब्याज के, इसके लिए ब्याज के लिए। अब देखिए दर कितनी है 9%, मूलधन कितना है 30,000 रुपया। तो यहां अगर मैं 1% निकालूं तो 1% इसका 2 जीरो हटा दीजिए तो बचेगा कितना 300। तो 9% अगर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना होगा 2700। ब्याज मुझे कितना दे रहा है 5,643। अब आप बताइए अगर मैं 2700 में 3 का गुणा करूंगा तो 8100 आएगा। मतलब अगर ये मामला 8300 या 8400 समथिंग होता तो मैं तुरंत बोल देता कि उत्तर कितना होगा 3 वर्ष। अगर यही मामला 27 चौके 4 7 28, यही मामला अगर 12,000 13,000 के आसपास होता तो मैं तुरंत उत्तर में बोल देता कितना होगा 4 वर्ष। यही मामला अगर 18,000 19,000 के आसपास होता, मतलब इससे ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा होता, मतलब इससे भी ज्यादा होता, 5 7 35 13,500 आ रहा है, 18,000 या 19,000 ब्याज दिया गया होता तो मैं तुरंत बोल देता उत्तर कितना आएगा 5 वर्ष। अब इसको देखिए प्रूफ करते हैं। देखिए 2 वर्ष के मामले में कितना रहता है मामला 2 और 1 का। 9% की वैल्यू कितनी है 27। अब इस 2700 का 9% निकालना है, इस 2700 का 9% निकालना है। तो 1% तो हो जाएगा 27, तो 9%, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 और 6। ठीक है, अब ये देखिए इसका आपको गुणा कर देना, तो 27 दूनी ये हो जाएगा 5400, 243 का करेंगे तो ये हो जाएगा 243, मतलब उत्तर हो जाएगा 5,600। ये बेस्ट वे है सवाल को लगाने का। एक तरीका और हो सकता है, जिसे 9% की वैल्यू कितनी होगी 9/। अब इसका मतलब मामला कितने का है 100 और 100, 100 और 109 का। अब अगर स्क्वायर का मामला करेंगे तो यहाँ पे तो आपको पता ही नहीं है कि मामला स्क्वायर का है, लेकिन जैसे ही आप ये वाला तरीके से आप देखेंगे आपको ये पता है कि 1% की वैल्यू 300 है, 9% ब्याज दी हुई है, मतलब 9% की वैल्यू 2700 रुपए होगी। तो 2700 का गुणा आप इसमें करके देख लीजिए, जिसके लगभग में मामला हो मतलब उत्तर उतने ही वर्ष होगा। ये बात बिल्कुल निश्चित है, इस सवाल को लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अमोल ने अपने उत्पादों का मूल्य 20% बढ़ा दिया, न लाभ न हानि के आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए उसे कितनी छूट चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 20% बढ़ा दिया और उसे न तो लाभ होना है न तो हानि होनी है। ठीक है, मतलब जितना उसने बढ़ाया है उतना ही उसको कम करना है। ये सवाल कुछ ऐसे भी कह सकते हो कि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि खर्च में वृद्धि ना हो। सेम सवाल है ये। ठीक है, मामला क्या बोल रहा है आप सवाल को समझिए जरा। किसी वस्तु का मूल्य 100 था, बंदे ने उसको बढ़ा करके 120 कर, मतलब जो वृद्धि हुई ये कितने की हुई है। अब यही 20 रुपए उसको घटाने हैं, लेकिन अब ये 20 रुपए 100 में तो घटेगा नहीं, क्योंकि अब तो कीमत 120 हो चुकी है। तो जो कमी होगी, जो कमी होगी, कमी प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 20/120, मतलब 1 है, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, इसको भी काट लीजिए क्योंकि मामला इसी में दिया हुआ। उत्तर कितना हो जाएगा 50/। ठीक है, दिया हुआ है आपको ऑप्शन पर। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 56 है, आधार की त्रिज्या 28 है। सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला ही यूज करना है। उत्तर भी इसमें दिया गया, मतलब कैलकुलेशन होने वाला है।
अगर पाई में उत्तर दे दिया होता तो हमारा कैलकुलेशन घट गया होता, लेकिन नहीं दिया। आयतन होता कितना बेलन का? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर h की वैल्यू 56 है और r की वैल्यू 28 है। बस आप इसी में पेस्ट कर दीजिए, 22/7 गुणे r की वैल्यू कितनी है 28 गुणे 28 और h की वैल्यू कितनी 7 चौक 8। अब आप देख लीजिए ढेर सारा गुणा सवाल में होने वाला, ठीक है। 22 चौक 88, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो ये 28 गुणे 2 है, और 28 का जो स्क्वायर है वो होता है 784। 784 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 24, गुणे कितना है 15। कैलकुलेशन में इसीलिए बोलता हूं कि आप लोग थोड़ा सा सीखिए। अब इसको गुणा कैसे करेंगे, देखिए ये पूरा मामला कितना होता है 11 गुणे, और 11 का गुणा मतलब संख्याओं को जोड़ना। तो देखिए 8 8 28, 8 6 14, 14 अट्ठे 112, 6 5 11, 11 अट्ठे 88, 5 1 6, 6 अट्ठे 48 और 8 है कम। अब आप इसको जोड़ लीजिए, देखिए ये 4 6 और 2 8, 11 और 8 19 की 9 हासिल आई 1, 8 1 9 और 8 17, 7 हासिल आई 1, 4 1 5, 8 5 13, 13 79 84 दिया हुआ है आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 में, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब जिस बच्चे को गुणा भाग करना नहीं आता है वो इस सवाल में बहुत सारा टाइम लेने वाला है। दिमाग आप थोड़ा सा लगाइए, अगर मैं 28 में भी 56 का गुणा किया होता तो शायद टाइम ज्यादा लग जाता, लेकिन यहां आप देखिए 56 मतलब होता ही है 28 गुणे 2, तो 28 गुणे 2 मतलब 28 का स्क्वायर, और 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, मतलब मुझे 784 में 2 का गुणा मारना है। अब 1568 में मैं चाहता तो 22 का करता फिर 4 का करता, बिल्कुल नहीं, 22 चौक कितना होता है 88, और मुझे रिपीटेड अंकों का गुणा करना आता है तो मैं तुरंत लगा दूं, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में, समरीन अकेले उसे 10 दिनों में, तो गरिमा अकेले। बहुत ही सरल सवाल है, पता नहीं इस तरह के सवाल अब इतने पेपरों के बाद क्यों पूछ रहा है। समरीन और गरिमा मिलकर के 8 दिनों में कर रहे हैं, समरीन अकेले उस काम को 10 दिनों में कर रही है, तो ये आपका टाइम है। 8 और 10 का जो एलसीएम है, मतलब जो वर्क है, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, उत्तर कितना आ जाएगा 40, मतलब इसकी इफिशियंसी है 5, समरीन की इफिशियंसी है 4, मतलब जो गरिमा की इफिशियंसी है 5 में से 4 जाएगा तो 1, मतलब इसको टाइम लगेगा 40/1, मतलब उत्तर हो जाएगा 40 दिन। टाइम एंड वर्क का बिल्कुल पहला सवाल जो टाइम एंड वर्क पढ़ाते हुए बच्चों को सिखाया जाता, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से दी चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 रुपए। 200 रुपए है, राशि क्या है मैंने आप लोगों को बताया था, जब कभी भी मामला देखिए अर्धवार्षिक कर दिया मतलब 1 साल अब 2 साल बन गया, तो 2 सालों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 200 रुपए। जब कभी भी अंतर का सवाल आए, मूलधन दर और अंतर में से 2 चीजें दी गई हो और तीसरी चीज आपसे पूछी जा रही हो, तो फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको करना है। देखिए अब यहां पर देखिए 40% है, अर्धवार्षिक है, मतलब जो दर है वो अब कितनी हो जाएगी 1 वर्ष है, मतलब अब जो समय हो जाएगा वो 1 गुणे 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 वर्ष। अब जो 2 वर्ष का अंतर वाला मामला रहता है, 2 वर्ष का सीआई व एसआई का जो अंतर की बात होती है वो कितनी होती है, x बराबर होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। अब आप देखिए x की वैल्यू आपको दी गई है 200, p आपको निकालना ही है, r की वैल्यू आपको दे दी गई है कितनी 30 हो गई, सॉरी ये हो गई है 20 गुणे 20, और ये कितना हो गया है 100 गुणे 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p बराबर हो जाएगा 200 में 5 में 5, 200 में 5 का गुणा करेंगे 1000 और 1000 का 5 में गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 5000 रुपया दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। यह बात हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी सीआई और एसआई के अंतर में 2 और 3 साल का सवाल आपसे पूछा जाए
तो आपको केवल और केवल फॉर्मूले बेस्ड ही आगे बढ़ना है, खास तौर से तब जब कंडीशन ये हो कि दर, मूलधन और ब्याज में से अंतर में से 3 में से आपको 2 चीजें दी गई हो। यहाँ पे दर भी आपसे पूछी जा सकती थी, अगर मूलधन दिया गया होता तो भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं थी। मूलधन और दर दी गई होती, आपसे अंतर पूछा गया होता तो भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं थी। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई, 20% की कमी की गई और अब इसकी कीमत कितनी होगी, 72,000 रुपए। अब देखिए बहुत ही बेसिक सा सवाल है, 20% की कमी मतलब मामला कितने का हो गया, 80, और 80% की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 72,000 रुपए। सिंपल सा सवाल है। अब इसका मूल मूल्य कितना था, अगर आप इसको हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटेंगे, देखिए कितने सरल सरल सवाल दे दिया, 900 रुपए, मतलब 1% की वैल्यू कितनी है, 900। तो अब आपसे मूल मूल्य पूछा गया और मूल मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%, मतलब 2 जीरो आप यहां बढ़ा रहे हो तो 2 ही जीरो आप यहां बढ़ा दो, उत्तर कितना हो जाएगा, 90,000 रुपया दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3। ये कंपनसेटिंग नंबर्स होते हैं, कंपनसेटिंग सवाल होते हैं, मतलब कुछ सवाल ऐसे दिए जाते हैं जहां पर आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सवाल आप पढ़ते पढ़ते टिक कर सकते हैं। 432, 648 और 576 का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, क्या बात है, बढ़िया सवाल, नो डाउट ये एक अच्छा सवाल। एचसीएफ निकालने के लिए 2 तरीके, पहला तरीका तो वो है जो आप लोग नॉर्मली लगाते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, एचसीएफ हर जगह होता है, मतलब संख्या में भी एचसीएफ, संख्याओं के योग में भी एचसीएफ, संख्याओं के अंतर में भी एचसीएफ, संख्याओं के एलसीएम में भी एचसीएफ और संख्याओं के गुणनफल में भी एचसीएफ। बस याद ये रखना है कि गुणनफल में एचसीएफ 2 बार, ठीक है। अब यहां पर आपको एचसीएफ निकालना है और संख्याएं काफी बड़ी बड़ी है, अगर इसको आप बेसिक तरीके से सवाल को लगाने की कोशिश करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने में ही अगले 3 से 4 मिनट आप लगा देंगे। तो अब हम इस सवाल को करें कैसे, तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालें। अब देखिए मैं इस सवाल को कैसे कर रहा हूं, सबसे पहले तो संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। देखिए सवाल ये है 432, 648 और कितना है 500। अब इसको बढ़ते क्रम में अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 432, 576 और 648। ये देखिए इन दोनों का अंतर और इन दोनों, पहले तो हमें ये निकालना, अंतर निकालेंगे तो 6 में से 2 चला गया 4, 7 में से 3 चला गया 4, 5 में से 4 चला गया 1, यहां निकालेंगे 8 में से 6 चला गया 2, 14 में से 7 चला गया 72 और 100, ये है आपका मामला। अब अगर इन दोनों को आप घटाओ तो उत्तर कितना आ जाएगा 72, मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि इसका जो एचसीएफ है वो 72, क्यों, क्योंकि 72 2 बार आ गया। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप, देखिए 72 से ये संख्या कटेगी, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, ये वाली भी कट जाएगी, 8 दूनी 16, 8 बार, ये वाली भी कट जाएगी, कितनी बार, ये 9 बार कट जाएगी, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ है वो तो 72 है, मतलब ये और ये तो उत्तर हो नहीं सकता, मतलब पहला डाटा तो आपका 72। अब इसका एलसीएम आप कैसे निकालोगे, देखिए ये वाला जो डाटा है ये कितना है, ये कितना है, ये वाला डाटा है 72 गुणे, ये वाला डाटा कितना है 72 गुणे, और ये वाला डाटा कितना है 72 गुणे, ठीक है। 6, 8 और 9, ठीक है, 6, 8 और, अब अगर इसका मुझे एलसीएम निकालना हो तो मैं 3 गुणे 3 करूंगा, 6 इसमें शामिल है, 2 कर देने के बाद 8 इसमें शामिल हो जाएगा 2, मतलब 8 नाम 72, 8 नाम 72, आगे भी डाटा कितना है 72, और 72 पहले से ही आपके पास है, मतलब इसका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 72, ठीक है। 72 गुणे 72, अब आप इसको देख के कह सकते हो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4, तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पर वास्तव में जो 3 संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो एलसीएम होता है एचसीएफ गुणे ए गुणे बी गुणे, ये होता है एचसीएफ। अब इसमें आप देख लीजिए कि चूंकि यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं था तो 6, 8 और 9 का हमें एलसीएम अलग से निकाल लेना है,
और वो एलसीएम कितना आ रहा है 72, और इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ पहले से 72 था, मतलब उत्तर हो जाएगा 72 गुणे 72। अब 72 का अगर स्क्वायर करना, अब अगर कुछ लोगों से बनता है तो स्क्वायर भी आप कर सकते हो। देखिए 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 गुणे 7 गुणे 2 दूनी 4, 2 चौनी 4 सते 28, 7 सता 49, ठीक है। ये 4, ये 8, 49 में से 2 जोड़ दें, ये निकल। अगर आपको स्क्वायर निकालना था तो भी आप कर सकते हो। यहां अगर मान लीजिए 4 ही दिया गया होता तब आपको स्क्वायर निकालना पड़ता, तो स्क्वायर इस तरीके से आप निकाल सकते हो 72 का, ठीक है। ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। बात कर लेते हैं अगले सवाल। वह अनुपात ज्ञात कीजिए 120 प्रति किलोग्राम वाले चावल को 155 प्रति किलोग्राम चावल के साथ मिलाकर मिलाकर मतलब मामला किसका हो गया? मिश्रण का। मामला किसका हो गया? मिश्रण का। 135 की दर वाला चावल मिश्रण, वैसे मिश्रण उसने दे भी दिया। पहला चावल कितने का है? 120। दूसरा चावल कितने का है? 155 का। मिलाने के बाद ये कितना हो गया? 135 का। देखिए 155 में 135 घटाएंगे 20, 135 में 120 घटाएंगे 15, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, मतलब रेशियो हो जाएगा 4:3 का। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में, दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। सवाल मिश्रण का देते मिश्रण इसने बोल दिया, लेकिन जब कभी भी दो चीजों को मिलाकर के एक तीसरी चीज बनाई जाती है, मतलब समझ लीजिए कि वहां पर मामला एलिगेशन का है, और एलिगेशन का मामला तो बहुत इजी होता है, आप इसका उत्तर तुरंत निकाल सकते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोल रहा, रमेश और नरेश एक ही बिंदु से 1920 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ समान दिशा में, दिशा कौन सी है? समान, 40 मीटर पर सेकंड 64 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। कितने समय बाद वो पहली बार मिलेंगे? समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, और चाल क्या होती है? अगर दिशा विपरीत हो तो जोड़ दो, दिशा समान घटा दो। समय आपसे पूछा जा रहा है, तो समय बराबर होता क्या है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। अब देखिए दूरी कितनी है? दूरी है 1920। चाल कितनी हो जाएगी? समान दिशा है तो 64 माइनस 40, मतलब पूरा मामला 1920 बटे कितना है? काट लीजिए, 12 दूनी 24, 12 एक कम 12, 12 छक 72। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 80, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 80 सेकंड, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 रुपए है। पहले 20% की वृद्धि की गई, बाद में से 20% कम कर दिया गया। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य, मैंने आप लोगों को इसमें बताया था, अगर x% की वृद्धि हो और x% की ही कमी हो तो हमेशा कमी हो। जैसे अगर इसमें पूछ लिया गया होता मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, तो उत्तर कितना हो जाता? 20 गुणे 20 बटे 100, मतलब 4% की कमी हो जाती, ठीक है। अब वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य देखिए, 20 की वृद्धि, 20% का मतलब कितना होता है? 20% बराबर होता है 1 बटे, मतलब मामला 5 से 6 का, और फिर मामला 5 से 4 का, मतलब पूरी स्थिति क्या हो गई? 25 से 24। और देखिए इस 25 की वैल्यू कितनी हुई है? 25,000 रुपया, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 1000 रुपया, तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। यही आपके जवाब है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। वैसे जिन लोगों को वो बेसिक 4% वाला पता है, उन लोगों ने सवाल को पढ़ते ही पढ़ते लगा लिया होगा कि 25 चौके 100, 1000 की कमी हुई है, मतलब 25,000 से मामला कितने का हो गया है? 24। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 7, 4 और 7 का चतुर्थ अनुपाती, 7, 4 और 7, 4 ही होगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। चतुर्थ अनुपाती बराबर होता कितना? BC अपॉन, ठीक है। यह है A, यह है B, ये तो उत्तर कितना हो जाएगा? 4 गुणे 7 बटे 7, 7 से 7 कैंसिल, उत्तर कितना? 4 का। वैसे भी अब मैं आपको बताऊं, देखिए 7:4, समानुपात 7:। अब ये दिख रहा है कि ये 7-4 है, तो ये भी 7-4 ही होगा। अगर मान लीजिए मैं इसको 14 कर देता तो 7 दूनी 14, तो 4 दूनी 8, तब ऐसा हो जाता। लेकिन अगर ये 7-4 ही है तो समानुपात में अगर यहाँ 7 दिया हुआ है, मतलब यहाँ की वैल्यू 4 ही होगी, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। एक कंप्यूटर को 26,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है, ठीक है। वह कंप्यूटर को अगर 19,000 रुपए में बेचता तो उसे कितने की
4% का लाभ। मतलब मामला कितने का है? मामला ये है कि 100 से डाटा 104 में हुआ है और 104% की वैल्यू आपको दी गई है। अब आप चाहो तो इसको 100% की वैल्यू निकालो और चाहो तो आप डायरेक्ट 19,000 में निकालो। मतलब सवाल में ये 4% का लाभ का मतलब कितना होता है? 4%। ठीक है, अब आप देखिए 26,000 जो है, 26,000 जो है इसकी वैल्यू है 104%। 26,000 की जो वैल्यू है ये कितनी है? 104%। 26 चौके होता है, 26 चौके कितना हो जाता है? 104। ठीक है, अब आपसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है? आपको सिंपल भी लगा सकते हो, 104 बटे 20,000 गुणे 20,000, ऐसे भी कर सकते थे। 3 जीरो इसके 3, 26 चौके 19 चौक 76, कितना आ रहा है? 76%। अब 76% आ रहा है मतलब क्या हो रही है? हानि हो रही है। और हानि कितने की हो रही है? 100 माइनस 76, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? ये आपको दिया गया होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो यहां पर आप बिल्कुल इसको लगा सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते थे, 26 चौके 1000, 4% की वैल्यू कितनी आती? 1000, तो 19,000 मतलब 19 गुणा तो 19, मतलब मैं ये बोल रहा हूं, इसको आप ऐसे भी कर सकते, कैलकुलेशन का ही मामला है। 4%। देखिए अगर मैं इसको काटता तो ये कितना हो जाता है? 1000 और ये कितना हो जाता है? अब आपको मामला कितने का निकालना है? 19,000 का। यहाँ पर आप 19 का गुणा करते तो यहाँ पर भी कितने का गुणा हो जाता? 19 का, तो 19 चौक 70%। और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? क्रय मूल्य 100%। ये 76% है, इसका मतलब क्या हुआ? हानि हो गई। और हानि कितने की हो गई? ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, उस घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 0.75 सेंटीमीटर है। पहली बात, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता कितना है? 6 ठीक है, और ए क्या होती है? जहां पर ए क्या होती है? ए होती है। और भुजा आपको कितनी दी गई है? 0.75। मतलब इसको आप हल करोगे तो 6 गुणे 0.75 गुणे 0.75। आप 75 का स्क्वायर कितना होता है? 75 का स्क्वायर 7 अठे 56, 55 25 और 4 अंकों के बाद 10। इसमें किसका गुणा करना है? 6 का, तो 6 पंचे 30, 25, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 चाम 36 और 1 37, 6 पंचे 30 और 3 अंकों के दशमलव 3.375। ये आपका ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूं कि कैलकुलेशन का थोड़ा सा अच्छा होना बहुत आवश्यक है। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर कुछ क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चन तो काफी अच्छे मिले, जैसे एलसीएम एचसीएफ वाला मामला था, दौड़ वाला मामला बहुत दिनों के बाद देखने के लिए मिला। टाइम एंड वर्क के सवाल सो एंड सो थे, मतलब सरल सवाल पूछे गए थे। पुराने सवालों की, मतलब शुरू के जो 10-12 पेपर हमने किए थे उनकी यादें आज ताजा हो। पेपर अच्छा कहा जाएगा, मॉडरेट लेवल का था, बहुत टफ भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था। आज का ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और एक बात और हमें बताने की कृपा करें आप लोग, अभी तक का ये जो डिस्कशन हमारा चल रहा है इससे वास्तव में आप लोगों को कितना फायदा हुआ है और आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है आगे की एसएससी जीडी के एग्जाम निकालने के लिए वो क्या है। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।